हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th का ये साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारे टॉपिक भी साथ के साथ रिवाइज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। जो 4 कोशिकांग इन्होंने हमें यहाँ पे दिए हैं ऑप्शंस में, तो इनमें से कौन सा प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर है हमारा राइबोसोम, फर्स्ट ऑप्शन। फाइन। राइबोसोम जो होता है वो उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका के अंदर प्रोटीन का बनाना काम किसका है, राइबोसोम का। इसके अलावा ये 3 कोशिकांग हैं, इनके कार्य को भी हम समझ लेते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का पाचन करने में मदद करते हैं। जैसे कोई कोशिकांग है जो खराब हो गई है, कोई बैक्टीरिया कोशिका के अंदर आ गया है, तो उसका पाचन मतलब उसे खत्म करना, वो काम किसका है, लाइसोसोम का। लाइसोसोम में अलग अलग हमें पता है क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना, उसका काम क्या है। जो क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं अलग अलग, वो किस समय होनी है, किस तरीके से होनी है, उसका नियंत्रण कौन रखता है, केंद्रक। रसधानी जो है वो ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हम इन्हें बोल सकते हैं। ये ठोस व तरल पदार्थ को संग्राहक, उन्हें स्टोर करके रखती हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। रक्त को संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि। तो बेटा यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं संयोजी ऊतक क्या होता है। संयोजी ऊतक जो होता है उसमें 2 ये विशेषताएं हैं उसकी। कोशिकाएं जो होती हैं, ऊतक है तो वो किससे बना हुआ होगा, कोशिका से, ठीक है। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो दूर दूर होती हैं। दूसरा, जो कोशिकाएं होती हैं इस ऊतक की, संयोजी ऊतक की, वो अधात्री में धसी होती हैं, ठीक है। एक तरीके से हम लगा सकते हैं, कोई एक बेस है जिसके अंदर अलग अलग हमें कोशिकाएं मिलेंगी, तो उसे हम अधात्री बोलते हैं। तो हम रक्त की बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक बेस होता है, ठीक है, उसके जिसको हम अधात्री बोलते हैं, और उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्त की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो अधात्री होती है वो तरल होती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो निलंबित होती हैं, एक तरीके से इसमें तैरती है। जैसे पानी में रेत के कण तैरते हैं उस तरीके से निलंबित होते हैं, उस तरीके से कोशिकाएं निलंबित होती हैं, जिनका नाम है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जो सी ऑप्शन है, इसमें तरल अधात्री होता है जो मैंने बताया, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, तो ये ठीक है। और यह विभिन्न अंगों को कार्यात्मक रूप से जोड़ता है, अलग अलग अंगों को कार्य करने के लिए। ऑक्सीजन जैसे ये अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, तो कार्यात्मक रूप से ये अलग अलग अंगों को जोड़ता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। कार्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण गैसों के लिए अभेद्य होती हैं। अभेद्य का मतलब है यहाँ पे किसके कारण, उसमें हवा और पानी जो है, गैस है, वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा पाते। तो जब हम पेड़ की छाल को देखते हैं, ये जो मोटी छाल होती है वो कॉर्क कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। अब जो ये छाल होती है, कॉर्क कोशिकाएं होती है, इस पे हमें सुबरिन नाम का एक रसायन पाया जाता है, जो कि हवा और पानी को पेड़ की छाल के अंदर और बाहर, मतलब ये नहीं होने देगा, हवा और पानी को, ठीक है। तो ये सुबरिन रसायन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम क्यूटीन और लिग्निन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। जो क्यूटीन है वो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह पर पाया जाता है। सबसे बाहर वाली सतह पर क्यूटीन मिलेगा, जो क्या करेगा, मरुस्थलीय पौधों में हमें पता है कि पानी हमें बचाना है उधर, क्योंकि पहले से पानी की कमी है। तो जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, ये पानी को वाष्पीकृत होने से, ठीक है, वाष्पीकृत होने से रोकता है। नेक्स्ट, लिग्निन स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिका भित्ति, जो ऊतक होगा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक, उसकी जो कोशिका होती है उसकी भित्ति में, कोशिका भित्ति में इधर क्या मिलता है, लिग्निन नामक रसायन मिलता है, जो कोशिका को सीमेंट की तरह दृढ़ बनाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे सीमेंट एक दृढ़ बना देता है चीज को, वैसे ही ये लिग्निन काम करता है। तो हमें इन तीनों का कार्य पता होना चाहिए, सुबरिन, क्यूटीन और लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व हैं। जो जाइलम है वो एक ऊतक होता है, तो वो कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। तो उसके 4 प्रकार के तत्व होते हैं। जाइलम ट्रैकिड, जिसे वाहिनिका भी बोलते हैं, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर, जिसे जाइलम रेशे भी बोलते हैं। तो जब हम पेड़ में नीचे जड़ों में पानी देते हैं
वो पानी ऊपर की दिशा में जाता है, एक भाग को पानी चाहिए। तो जो वाहिनिका और वाहिका होते हैं ये नलिकाकार होते हैं, ये पाइप जैसे होते हैं और ये पानी के संवहन में, पानी को ऊपर जाने में मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वो क्या हो जाएगा? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक जैविक कारक है? तो जब हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे दोनों प्रकार के कारक की बात हुई है, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक नाम से हमें पता चल रहा है जो जीवित कारक होते हैं, जैसे कि कीड़े, कीट, निमेटोड, ये भी एक प्रकार के कीड़े ही होते हैं। नेक्स्ट खरपतवार, ऐसे पौधे जो कि हमारी मुख्य मेन फसल जो हम उगाते हैं उसके साथ ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए, घास वगैरह उग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं खरपतवार। अजैविक कारक जैसे कि सूखा, क्षारता, वर्षा, तापमान, मृदा का पीएच। मृदा का पीएच अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, वर्षा ज़्यादा है कम, तापमान ज़्यादा है कम, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं अजैविक कारक में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वर्षा, बी है तापमान और डी है मृदा का पीएच। ये सारे क्या हो जाएंगे? अजैविक कारक। जबकि हम ऑप्शन नंबर जब सी देखेंगे खरपतवार, ये क्या है? जैविक कारक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद का एक उदाहरण है? तो हरी खाद की जब हम बात करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम खेत में अगर हमें गेहूं की खेती करनी है, ठीक है, तो गेहूं की खेती से पहले, मैं ये एक उदाहरण ले रही हूँ बस, गेहूं की खेती करनी है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ग्वार या मूंग जैसी कुछ फसल उगा देते हैं। वो फसल उगा देते हैं और फिर उसके ऊपर हल चला देते हैं, जिससे वो सारी जो ग्वार और मूंग है, ये पौधे क्या होते हैं, इसके पौधे मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर हम उस पर क्या करेंगे, गेहूं की खेती करेंगे। तो एक तरीके से ये हरे पौधे क्या कर रहे हैं, खाद का काम करेंगे अगली जो हमें मेन फसल उगानी है, जैसे कि गेहूं। तो इसे हम बोलते हैं हरी खाद, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यूरिया एक प्रकार का उर्वरक होता है। खाद और उर्वरक के बारे में चैप्टर में दिया गया, तो ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। गाय का गोबर और कंपोस्ट, गाय का गोबर, फल सब्जी के छिलके और पत्तियां आदि को हम क्या करते हैं, मिट्टी में गड्ढा बनाकर उसमें डालते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, कंपोस्ट बन जाती है, ठीक है। ग्वार के पौधे हैं उन्हें हम हरी खाद की तरह यूज कर सकते हैं। तो हम ये दोनों उदाहरण याद रखेंगे, ग्वार और मूंग। क्वेश्चन नंबर 7, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हम अलग अलग पशु पालते हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गया और मुर्गी है, मधुमक्खी है, इनका मुख्य उद्देश्य हमारे, हम क्यों करते हैं इनका पालन? तो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने बोला है मानव जनसंख्या बढ़ाना, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। मानव जनसंख्या से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पशु आधारित खाद्य उत्पादन बढ़ाना, पशु आधारित खाद्य उत्पादन जैसे कि दूध, अंडे, मांस, शहद, इनका उत्पादन बढ़ाना, हाँ यस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सी बोला इन्होंने पादप प्रजनन, जो पौधे होते हैं उनमें प्रजनन नहीं, वो ऑप्शन गलत है। और डी वन प्रबंधन, फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल होते हैं, उनका प्रबंधन में ये हेल्प करेंगे, नहीं, उससे भी कोई इसका रिलेशन नहीं है। तो मेन जो काम है वो क्या है, हम पशुपालन क्यों करते हैं, पशु आधारित जो चीज़ें हैं जैसे कि दूध, अंडे, मांस, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जिसमें अभिकथन और कारण हमें दिया है। हमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट, जो पहले अभिकथन दिया होता है और कारण दिया होता है, पहले ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं, ठीक है। दोनों हम ये देखेंगे कि वो सही है या गलत है, और फिर हम देखते हैं कि जो पहले वाला कथन दे रखा है ये उसका कारण है नहीं, इसके कारण, मतलब जो बाद वाला ये दिया है इसके कारण ये होना चाहिए फर्स्ट वाला। तो हमें पहला बोला विसरण और परासरण समान प्रक्रियाएं हैं। हाँ, यहाँ पे विसरण और परासरण जो है दोनों के दोनों क्या हैं, समान प्रक्रियाएं हैं, सेम नहीं है लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं। दोनों में पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से किसकी ओर जाते हैं, निम्न सांद्रता, कम सांद्रता की ओर, ठीक है। अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा है और यहाँ कम है तो पानी कहाँ से, उच्च सांद्रता ज़्यादा से कहाँ की ओर जाएगा, कम की ओर। तो ये अभिकथन क्या हो गया, ठीक हो गया, जो अभिकथन दे रखा है वो ठीक हो गया हमारा। हम कारण देखते हैं, दोनों में अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति शामिल है। हाँ, दोनों में क्या होता है, जहाँ पे कणों की ज़्यादा कण है वहाँ से कम कण की ओर जा रहे हैं वो, तो ये कारण भी उसका क्या है, ठीक है। और इसीलिए हम इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, विसरण और परासरण को समान प्रक्रियाएं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ए,
कि ये दोनों ठीक हैं और ये इसका जो कारण है वो उसका अभिकथन का सही कारण दे रखा है हमें। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, ए और बी। पहले हम ए की बात करते हैं। एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका को एक सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। यह पहचानने के लिए 2 विशेषताओं की सूची बनाए कि उनमें से कौन सी पादप कोशिका है। जब हम सूक्ष्मदर्शी से दोनों कोशिकाओं को देखेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो पादप कोशिका के बारे में हमें क्या देखने को मिलेगा? पहली चीज उसकी हमें कोशिका भित्ति मिलेगी। हमने देखा है जंतु कोशिका में जो सबसे भारी परत होती है कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली भी जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जब हम पादप कोशिका की बात करते हैं उसमें ये कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली है और इसके साथ साथ ये बाहर वाली क्या है, कोशिका भित्ति, ये पाई जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा, पादप कोशिका में हम देखेंगे जो रसधानी है वो बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रसधानी का साइज क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में रसधानी इतनी बड़ी होती है कि ये केंद्रक को भी क्या कर देती है, साइड में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जिससे हम पहचान पाएंगे कि उनमें से कौन सी पादप कोशिका है। इसके बी पार्ट में हमसे पूछा है, एक कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से नीचे देखा गया और पाया गया कि इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक या झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है उसका, कोशिका के प्रकार का नाम बताओ कि कौन सी टाइप की कोशिका है वो। और दूसरा है, ऐसे कोशिकाओं वाले जीव का एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी कोशिकाएं, हमें पता है कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता, केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें स्पष्ट होता है। तो प्रोकैरियोटिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो पहला हो जाएगा, इस प्रकार की कोशिका का नाम बताओ, तो वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा पार्ट है उसका एक उदाहरण दो ऐसे जिनमें इस प्रकार के कोशिका होते हैं, ऐसे जीव का हमें उदाहरण देना है। तो वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं। तो ये उदाहरण है किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। अगर हमसे यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण मांगते हैं तो हम इसका बहुत ही आसान सा उदाहरण है मानव कोशिका। जो हमारी कोशिका होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो मानव कोशिका इसमें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या होता है जब एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका को निम्नलिखित में रखा जाता है? 3 टाइप के विलयन हमें दिए हैं, ए बी सी। अल्प परासरणदाबी विलयन, बी अति परासरणदाबी विलयन और सी समपरासारी विलयन। तो पहले हम अल्प परासरणदाबी विलयन में देखते हैं कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या होगा। तो जंतु कोशिका में हम देखते हैं जल कोशिका में प्रवेश करता है, कोशिका फूल जाती है और फट भी सकती है। बाहर जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी, तो पानी यहाँ पे क्या होता है, अंदर जाता है। तो कोशिका उससे क्या होगी, फूल जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी और वो फट भी सकती है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति एक और जो होती है वो कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। पादप कोशिका जल कोशिका में प्रवेश करता है, दोनों ही अल्प परासरणदाबी विलयन में दोनों ही कोशिका में जल अंदर जाएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति के कारण ज़्यादा समय तक सहन कर सकती है, ठीक है। जो पादप कोशिका होती है ये इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, तो फिर ये क्या होता है, ये ज़्यादा पानी इसमें अंदर जा सकता है, ये फटेगी नहीं। अति परासरणदाबी विलयन में क्या होगा, जल की मात्रा बाहर कम होती है और अंदर ज़्यादा, तो पानी जो है वो बाहर आता है कोशिका से। तो जंतु कोशिका में हमने लिखा है जल कोशिका से बाहर आता है और कोशिका सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। पादप कोशिका में जल कोशिका से बाहर आता है, सेम वही पानी बाहर आएगा और कोशिका जीव द्रव्य कुंचन दर्शाती है। हमें पता है कि पादप कोशिका में बाहर वाली लेयर को क्या बोले, भित्ति, और जो अंदर वाली जो वो है प्लाज्मा झिल्ली वो पूरी ऐसे सिकुड़ जाएगी, जिससे अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है, तो वो सारा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अल्प परासरणदाबी विलयन में पानी जो है वो कोशिका के अंदर जाता है और अति परासरणदाबी विलयन में पानी कोशिका से बाहर आता है और वो सिकुड़ जाती है। सी ऑप्शन समपरासारी विलयन, इसमें पानी की मात्रा कोशिका के बाहर और अंदर सेम होगी, तो जितना पानी अंदर जाता है उतना ही बाहर आ जाता है। तो हम लिखेंगे जंतु कोशिका, कोशिका सामान्य रहती है क्योंकि जितना पानी बाहर गया उतना ही अंदर आ गया, तो दोनों कोशिका क्या रहेंगी, सामान्य रहेंगी, वही सेम रहेंगी, वो ना तो सिकुड़ेंगी और ना ही फूलेंगी।
मेन हम इसमें एक एक पॉइंट याद रखेंगे। अल्प परासरण दाबी में पानी अंदर जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। अति परासरण दाबी में पानी जो है बाहर आता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। और सम परासारी में कोशिका सामान्य सेम रहती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक तंत्रिका कोशिका या जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं की संरचना का वर्णन करें और उसका कार्य बताएं। तो जो हमें न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना, उसका डायग्राम बनाना है यहाँ पे। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। बीच में उसके क्या मिलता है, केंद्रक। ये आगे वाला पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कोशिका काय। ये कोशिका है इसलिए उसके पता है तुम्हें। यहाँ पे बीच में क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य, बीच में केंद्रक मैंने तुम्हें बताया। इधर ये रेशे जैसे निकले होते हैं, ये डेंड्राइट। और एक ये जो लंबा रेशा निकला होता है इसे हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। आखिरी में जो ये नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। और इसके कार्य की जब हम बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका बहुत ही जल्दी उत्तेजित होती है। जैसे कि हमें कोई चीज़ गर्म लगती है अगर हमारी स्किन पे, तो वो जल्दी से हमें कैसे पता चलता है, तो उसमें तंत्रिका कोशिका ही हमारी मदद करती है। तो वो बहुत जल्दी उत्तेजित, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है और इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जो सूचना है, जो हमें गर्म लगा था, ये एक तंत्रिका कोशिका से होते हुए फिर ये किस में ले जाती है, दूसरी कोशिका में, दूसरे से तीसरी में। इस प्रकार ये हमारे दिमाग तक ये सूचना पहुँचती है और फिर ये सूचना वापस आती है। तो ये काम बहुत ही जल्दी करते हैं। तो ये हमने यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि ये इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। प्रश्न 12, पशुओं में दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 तरीकों की व्याख्या करें। पशु जैसे कि गाय भैंस जिन्हें हम पालते हैं, तो उसमें दूध उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम ये वाले 3 पॉइंट्स पे ध्यान दे सकते हैं। उन्नत नस्लों का चयन, अच्छी नस्ल का हमें चयन करना होगा जिनमें दुग्ध स्वरण काल, जो दूध देने का समय वो लंबा हो, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो। तो ऐसी नस्लों का चयन करके हम दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूसरा, उचित आहार, पशुओं को हमें संतुलित आहार देना होगा। इस आहार के साथ हम कुछ जो उनका आहार होता है उसमें हम कुछ सूक्ष्म पोषक भी मिला देते हैं जो कि दूध की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तीसरा, उचित स्वास्थ्य एवं प्रबंधन, हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जैसे कि समय समय पे टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, आवास उनका स्वच्छ साफ सफाई की ध्यान रखना होगा हमें कि जहाँ पे वो पशु रह रहे हैं वहाँ पे उनका जो आवास है वो क्या रहे, साफ रहे। तो ये 3 बातों का ध्यान रख के हम दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक केले का पौधा अपने कोमल तने के बावजूद सीधा खड़ा रह सकता है। दूसरी ओर आम जैसे पेड़ में एक मजबूत काष्ठकीय तना होता है जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हालांकि दोनों ही पानी एवं पोषक तत्वों का कुशलता से परिवहन करने में सक्षम है। और उन्होंने हमसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट जो है, केले के तने को यांत्रिक सहायता कौन सा उत्तक प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका कोलन कायमा। कोलन कायमा उत्तक जो होता है वो पौधे को, जैसे कि अगर हम उसके तने की बात कर रहे हैं तो उसको लचीलापन प्रदान करता है। उसको बिना टूटे हम उसे क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये लचीलापन वाली बात इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि केले का पौधा अपनी कोमल तना, जो उसका तना होता है वो कोमल होता है, तो वहाँ पे कौन सा उत्तक होता है, कोलन कायमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जल संवाहक उत्तक का नाम बताइए जो जल के संवहन में मदद करता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी अभी देखा था, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था। जो जाइलम होता है, ज से याद रखोगे जल, ठीक है, ज से जल, तो ये जल के संवहन में मदद करता है। दूसरा होता है फ्लोएम, जो कि फ से याद रखोगे फूड, खाने के संवहन में मदद करता है। तो यहाँ पे हमें जल के संवहन का पूछा है तो हमारा आंसर होगा जाइलम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सी, इसका जो सी पार्ट है, पौधों में एपिडर्मिस के कोई भी 2 कार्य बताइए। जो पौधे होते हैं उसमें सबसे भारी जो इनकी परत होती है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस से बनी होती है। इसका पहला कार्य हमने लिखा है, यह पौधों के सभी भागों को रक्षा करती है। जो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं उन पे एपिडर्मिस चढ़ी होती है तो वो पौधे की रक्षा करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधों में यह जल की हानि कम करके पौधों की रक्षा करती है। मरुस्थलीय पौधे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे ये लेयर क्या होती है, पौधे में जल की हानि को कम करती है। मतलब जो पानी वाष्पीकृत होगा, जैसे कि अगर पत्ती है तो पत्ती में से जो पानी वाष्पीकृत होगा वो कम होगा इस लेयर के कारण, एपिडर्मिस के कारण। तो जिसके कारण वहाँ पे जो पौधे हैं वो क्या रहेंगे,
सुरक्षित रहेंगे। तो एपिडर्मिस के हम यहाँ पे ये 2 कार्य लिख सकते हैं। डी पार्ट है, फ्लोएम उत्तक के 4 प्रकार के अवयवों के नाम बताइए। जो फ्लोएम उत्तक होता है, अभी हमने यहाँ पे बात करी उसकी, वो 4 अवयवों से मिलके बना होता है। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। ये हमें ध्यान रखना है। और फ्लोएम किसके संवहन में मदद करता है? भोजन के संवहन में। जो पत्तियों में भोजन बनेगा उसके संवहन में मदद करता है, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो। क्वेश्चन 14, इसके भी हमें 2 पार्ट दिए हैं, ए और बी। पहले हम ए पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में से प्रत्येक का एक कार्य बताइए। हमें अलग अलग कोशिकांग दिए हैं और उनका कार्य बताना है, एक एक कार्य हमें बताना है। पहला हमें बोला है केंद्रक। केंद्रक हमने पहले भी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 में, कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमें ध्यान रखना है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन। एटीपी क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है। तो एटीपी के रूप में वो ऊर्जा बनाता है, इसलिए उसको कोशिका का बिजली घर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। गोल्जी उपकरण, पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग। अगर हम कोशिका को देखें तो उसमें जो केंद्रक होता है उसके बाहर ये अंतर्द्रव्य जालिका होता है, और उसके बाहर हमें क्या देखने को मिलती है? गोल्जी उपकरण। जो अंतर्द्रव्य जालिका में पदार्थ बन रहे हैं या और कहीं बन रहे हैं, वो गोल्जी उपकरण में आके इकट्ठे होते हैं। संचयन, उनमें जो चीज़ हटनी है, लगनी है, उनका वो रूपांतरण होता है। और आखिरी में उन्हें छोटी छोटी पुटिकाओं में पैक करके दूसरे स्थानों पे भेजा जाता है। तो ये पैकिंग का कार्य है। ये तीनों काम कहाँ होते हैं? गोल्जी उपकरण में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। जैसे कोई कोशिका में बैक्टीरिया आ जाता है, कोई कोशिकांग खराब हो जाता है, तो उसका निपटारा कहाँ पे होता है? लाइसोसोम में। अगला है अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका के विभिन्न भागों में पदार्थों का परिवहन। अगर यहाँ केंद्रक से कोई चीज़ आ रही है तो ये अंतर्द्रव्य जालिका है, हमें पता है। ये गोल्जी उपकरण है इधर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये नलिका के रूप में एक ऐसे पाइप के रूप जैसी होती है जो कि पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में जाने में मदद करती है। तो इन 5 कोशिकाओं का एक एक कार्य हमने यहाँ पे देखा। इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन 14 का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच 5 प्रमुख अंतरों की सूची बनाओ। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका, उसके बीच में हमें अंतर बताने हैं कोई 5। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसका आकार क्या होता है? छोटा। यूकैरियोटिक कोशिका का इसके मुकाबले जो आकार होता है वो बड़ा होता है। सेकेंड, अस्पष्ट केंद्र के क्षेत्र, सुस्पष्ट केंद्र के क्षेत्र। जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अगर ये कोशिका है इधर और इसमें केंद्रक है, तो इसके ये जो बाहर झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, ये इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं अस्पष्ट केंद्र के क्षेत्र। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हम देखते हैं जो केंद्रक है उसमें कोशिका झिल्ली ये होती है, तो सुस्पष्ट होती है वहाँ पे जो केंद्र के क्षेत्र है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है, एक केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं, तो वो क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से ज़्यादा होता है। ठीक है। फोर्थ जो इसका अंतर होगा वो क्या होगा? झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें नहीं पाए जाते और इसमें पाए जाते। उपस्थित लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है अनुपस्थित, मतलब नहीं पाए जाते। तो केंद्रक के अलावा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ऐसी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त, मतलब जिनमें झिल्ली होती है, बाहर वाली परत होती है, तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते और इसमें पाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया, और इधर हमने पादप कोशिका या मानव कोशिका हम लिख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दिस।